लास्ट क्लास में कहाँ तक हम बात कर चुके थे? ओके, हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस नॉर्मली बनते रहते हैं या फिर इस टॉपिक का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट लगभग हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो डिस्कशन हमारा रहने वाला है। अगला नंबर कौन सा एप्लीकेशन है? ये 4, एप्लीकेशन नंबर 4, एरोमेटिक कॉमा एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एरोमेटिक को हम क्या लिख देंगे? ए से। एंटी एरोमेटिक को किससे लिख देंगे? डबल ए से, ए। और नॉन एरोमेटिक को किससे लिख देंगे? Na से, सो दैट हम इजिली चीजों को लिख पाए। अब सबसे पहले हम लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे सारी बातें? एरोमेटिक कंपाउंड्स। कई बार ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा ये स्टेटमेंट रिलेटेड आपको दिखाई दे सकते हैं, तो पहला पॉइंट लिख दीजिए इसके अंदर। aromatic compounds are aromatic compounds are aromatic compounds are aromatic compounds are exceptionally aromatic compounds are exceptionally aromatic compounds are exceptionally more stable exceptionally more stable exceptionally more stable as compared to their open chain analog as compared to their open chain analog. Aromatic compounds are exceptionally more stable as compared to their open chain analog. Clear? जैसे अभी आपको नहीं पता कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए अगर अपन बात करें ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन, थोड़ी देर बाद आप पता करेंगे तो कैसा निकलेगा? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। अब इसका ओपन चेन एनालॉग क्या होता है समझिए इसको। ओपन चेन एनालॉग मतलब बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। फर्क इतना है कि ये कैसा है? साइक्लिक। और वो कैसा होना चाहिए? ओपन चेन। तो बस इतना सा ही फर्क होना चाहिए कि बस ये तो है साइक्लिक और वो होना चाहिए ओपन चेन। आप देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? 3। इसमें भी कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? 3। इसमें कितने डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6। और इसमें भी कितने हैं? 6। बस फर्क इतना सा है, ये साइक्लिक है बच्चे और ये कैसा है? ओपन चेन। पर इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो इससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये किसका ऑर्डर मैंने बता दिया है आपको? ये मैंने ऑर्डर बता दिया है स्टेबिलिटी का। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने जैसे दिखने वाले ओपन चेन कंपाउंड से कहीं 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 ज्यादा स्टेबल है। अब आप बोलोगे सर आपने वर्ड एक्सेप्शनली क्यों लिखवाया? बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन मैं आपके लेवल पर नहीं डिस्कस कर सकता, एमओटी से आती है। किससे आती है? एमओटी से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये हाईली स्टेबल होते हैं। मैं आपको एक बात यहीं से बताता हुआ चल रहा हूं बच्चे, अगर कोई कंपाउंड आपका कैसा है? ओपन चेन, तो वो 100% कैसा मिलेगा? नॉन एरोमेटिक। कैसा मिलेगा? नॉन एरोमेटिक। समझिए अगर ओपन चेन है तो नॉन एरोमेटिक होगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉन एरोमेटिक है तो हमेशा ही ओपन चेन होगा, नहीं, रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओपन चेन है तो 100% नॉन एरोमेटिक होगा। यानी कि सर आप तो ये कहना चाह रहे हो कि ये कंपाउंड आपका कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। और वो वाला कैसा है? तो यहीं से ही तो आपके सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल कर आते हैं। क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एरोमेटिक। इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला ओपन चेन। फर्क दोनों में है, एक साइक्लिक है और एक ओपन है। ये डेफिनेशन है टेक्निकली एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सुलटा दिया है। पहला पॉइंट था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। दूसरा कंपाउंड पॉइंट, aromaticity is the property of cyclic compounds. Aromaticity is the property of cyclic compounds. यानी कि कभी भी ओपन चेन कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक है तो ही एरोमेटिक हो सकता है, ओपन चेन है तो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अगला पॉइंट लिख दीजिए। aromatic compounds have induced diamagnetic ring current. Aromatic compounds have induced diamagnetic ring current. Aromatic compounds have induced diamagnetic ring current. Induced, +2 पास करके आए हो आप लोग। induced diamagnetic ring current। ये कंपाउंड्स आपके करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करते हैं जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। क्लियर? इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट। तो इसमें आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, क्या है? डायामैग्नेटिक। ब्रैकेट में लिख दो, मींस दे आर diamagnetic in nature. They are diamagnetic, means they are diamagnetic in nature. ये ध्यान रखना, एग्जामिनर का नया स्टाइल होगा क्वेश्चंस को पूछने का। ये क्वेश्चंस बहुत पुराने हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्लियर? तो दूसरे तरीके से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। यही पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगला पॉइंट लिख दीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इजी टू सिंथेसाइज। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इजी टू सिंथेसाइज, मतलब इनको बनाना आसान है क्योंकि हाईली स्टेबल है ना ये। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इजी टू सिंथेसाइज, बनाना, सिंथेसिस जिसे आप कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इजी टू सिंथेसाइज। क्लियर? चलिए अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर मैं एरोमेटिक के सामने क्या लगा दूं? एंटी। आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त आता है, मुझसे मिला है और मैं आपसे बोलता हूं कल आपका दोस्त मिला था, तो आप पहले बोलोगे सर उसकी बात मत मानना, वो मेरे एंटी है, मतलब मेरे से सारी उल्टी बातें ही बताई होंगी। तो आप सोचो एरोमेटिक के आगे क्या लगा दिया है? एंटी। तो अब आपके एरोमेटिक से मामला एकदम उल्टा हो जाएगा इन कंपाउंड्स का। तो ये कौन से हो गए? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कि एरोमेटिक हाईली स्टेबल होते थे, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होंगे। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम कुछ बातें यहां पर करेंगे। जैसे एरोमेटिक के बारे में हमने बातें की थी, पहला पॉइंट लिख दीजिए इसके बारे में, एंटी एरोमेटिक के बारे में। एंटी एरोमेटिक के बारे में लिखिए पहला पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। Anti-aromatic compounds are highly unstable. Anti-aromatic compounds are highly unstable. Aromatic क्या था? Highly stable. तो ये उल्टे होते हैं उनसे, highly unstable as compared to their open chain analog. As compared to their open chain analog. As compared to their open chain analog. आइए ध्यान से, मैं अभी आपको बता रहा हूं बच्चे कि ये जो कंपाउंड आपका है ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। सर मुझे तो नहीं पता, नहीं पता सच बात है, क्योंकि अभी आप पहचानना नहीं सीखे हो। मैंने आपको बता दिया है दिस कंपाउंड इज एंटी
एरोमेटिक। तो इस जैसा ओपन चेन एनालॉग बनाओ, उतने ही पाई बॉन्ड होने चाहिए, बस फर्क इतना सा होना चाहिए, ये साइक्लिक है और ये कैसा होना चाहिए, ओपन चेन। आप बताओ, अब आप जान चुके ओपन चेन कंपाउंड्स हमें से कैसे मिलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखिए, जब आप क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे ना बच्चे, तो आपको लगेगा ही नहीं पिछले साल पता नहीं आप क्यों परेशान थे एरोमेटिसिटी को पहचानने में। हमने बहुत ही बेसिक से चीजों को शुरू किया है, तो यहीं से आपको पता चल रहा है ये आपका कैसा है बताइए, साइक्लिक, और ये कैसा है, ओपन चेन। क्लियर? आप बताइए, अब मैंने क्या लिखवाया है डेफिनेशन में कि आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू देयर ओपन चेन एनालॉग। इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आता है। इसीलिए आप सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं, अब देखो अपने आप निकल कर आ गया कि नहीं निकल कर आ गया? अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछूं तो बताओ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये कौन सा था आपका, एरोमेटिक, और ये कौन सा है बताओ, ओपन चेन है तो नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक। सही बोला आपने बिल्कुल। तो सबसे आगे स्टेबिलिटी में बताओ कौन आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब बताओ एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, नॉन एरोमेटिक, तो ये हमारे सामने आएगा नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी के अंदर। और सबसे पीछे कौन जाएंगे स्टेबिलिटी के अंदर, एंटी एरोमेटिक। ये डेफिनेशन से ही निकल कर आते हैं बेटा पॉइंट्स, जो आप सीधा याद रखते हो, एंटी एरोमेटिक। तो ये आपने सामने ओवरऑल क्या आ गया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर डेफिनेशन से ही, कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं, और फिर एंटी एरोमेटिक होते हैं। सुलटाइए, फिर अगले पॉइंट पर आएंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे, या नॉन एरोमेटिक होंगे? नॉन एरोमेटिक। सुलटा दिया है? मैं समझाऊंगा ना अभी। अभी तो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, आगे आएंगे, पहचानना सीखेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, वो आगे आएगा, अभी बेसिक पॉइंट चल रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिए, एंटी एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिसिटी is the property of cyclic compounds. Anti-aromaticity is the property of cyclic compounds. किसकी प्रॉपर्टी है, साइक्लिक की। एरोमेटिसिटी भी बच्चे किसकी प्रॉपर्टी थी, साइक्लिक की। अगर कोई एरोमेटिक है तो साइक्लिक की होगा, अगर कोई एंटी एरोमेटिक है तो साइक्लिक की होगा। ओपन चेन ना कभी एरोमेटिक हो सकते हैं और ना कभी एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखेंगे, anti-aromatic compounds have anti-aromatic compounds have anti-aromatic compounds have induced anti-aromatic compounds have induced paramagnetic ring current. Anti-aromatic compounds have induced paramagnetic ring current. Anti-aromatic compounds have induced paramagnetic ring current. ब्रैकेट में लिखो, means they are paramagnetic in nature. Means they are paramagnetic in nature. Means they are paramagnetic in nature. कैसे नेचर के रहेंगे ये, पैरामैग्नेटिक नेचर के रहेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, मैं बता रहा हूं, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचानना बहुत आसान हुआ है। क्लियर? अब उसको अलग तरीके से पूछेगा कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, पहचानिए। अगर कोई एंटी एरोमेटिक है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। दोस्तों एक बात और सुनो, आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर इनके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर समझाए जाएंगे, कि जिसके पास आपके कोई किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा पूरा एमओटी के अंदर। तो इसमें आप एक लाइन ऐसे भी करके लिख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एमओ। एमओ का मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर क्या मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये खास बात है।
तो एग्जामिनर ऐसा घुमाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर मोलिकुलर ऑर्बिटल। बच्चा बोलेगा ये क्या पूछ लिया, ये तो एकदम एमओटी की बात कर दी। वास्तव में बात बेहतरीन होगी जब पूछी जाएगी तब। बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चलेगा, और लोगों में बच्चे भी और टीचर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर? लेकिन हमें पहले से ही मालूम है, यही एडवांस होता है कि हम चीजों को तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। केमिस्ट्री में कोई बात पहली बार आपके सामने आई है, यकीन मान के चलिए गलत होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं केमिस्ट्री में, इफ यू नो यू कैन आंसर, इफ यू डोंट नो डोंट इवन ट्राई। नहीं मालूम है तो ट्राई भी मत कीजिए, नहीं होता है, क्योंकि सोचने से आंसर नहीं आते हैं। अगर इसके एमओ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो फिर बताइए एरोमेटिक के केस में एमओ में कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? नो। एरोमेटिक के केस में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड। देखो नाम क्या लगा है, एंटी, ये उससे एकदम उल्टा है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे, हार्ड टू सिंथेसाइज। इनको बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि हाईली अनस्टेबल होते हैं। हार्ड टू सिंथेसाइज, इजीली नहीं बनते हैं ये, हार्ड टू सिंथेसाइज। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल at room temperature. Anti-aromatic compounds are highly unstable at room temperature, comma, they gets dimerized. They gets dimerized. डाई का मतलब क्या होता है? दो। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। जब दो यूनिट एक साथ मर जाए तो क्या बोलते हैं उसको? डाइमर। तो ये क्या हो जाते हैं? डाइमराइज्ड। डाइमराइज्ड का मतलब क्या है? डाइमर बना लेते हैं। तो ये जो अभी लिख रहा हूं, ये रिएक्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगी। आगे चलकर जब मैं आपको वुड्स रिएक्शन समझाऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं पहले ही बता चुका हूं ये एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। दो कंपाउंड्स आपस में ही रिएक्ट करके एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बताइए ये कंपाउंड आपका कैसा है? एंटी एरोमेटिक। सर सच बताऊं मुझे तो पता नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं मान रहा हूं, अभी तक यही है, मैंने बताया है, आप मान रहे हैं एंटी एरोमेटिक है। ये भी कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन। देखो एक आप लोगों के सामने ये रहा, एक आप लोगों के सामने ये रहा, दोनों कंपाउंड्स आ गए कि नहीं आ गए? और ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ये इस प्रकार से जुड़ेंगे, और ये जो कंपाउंड आपके सामने बनकर आएगा ये कैसा बनकर आएगा? नॉन एरोमेटिक। आप बताइए अगर कभी भी, ध्यान से सुनो, एरोमेटिक सॉरी कभी भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में जाना चाहे तो फायदेमंद है कि नहीं उसके लिए? हर कोई स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है, आपकी तरह हर कोई मार्क्स बढ़ाना चाहता है। क्लियर? तो अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में जा रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किस में जा रहा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल। तो ये देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किस में कन्वर्ट हो गए? नॉन एरोमेटिक। लेकिन सर मैं आपको बताऊं ये कैसे हुआ, मुझे कुछ चमका ही नहीं है। अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आगे रिएक्शन आएगी जिसका नाम होगा वुड्स रिएक्शन, वहां पर मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से डाइमराइज होकर ये बने हैं। अभी के लिए आप इसको लिखकर छोड़ दो, आपसे कोई पॉइंट पूछा भी नहीं जाएगा। जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? कौन होगा? एंटी एरोमेटिक। अलग तरीके से पूछा जा रहा है। इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आइसोलेट नहीं होते हैं। अगर आपको इसको आइसोलेट करना है ना तो टेम्परेचर 4 केल्विन के आसपास रखना पड़ेगा। आंखें खोलो और देखो, 4 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो इसको, कितना माइनस में कर दिया तुमने सब कुछ?
गुड़ गोबर। डिग्री और केल्विन में नहीं आता है तुम लोगों को। 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.15। सही बात है कि नहीं है? तो उसमें से माइनस और 4 कर दो। टेम्परेचर हाई और लो, वेरी, देख लो 4 केल्विन पर आइसोलेट होता है। अगर आपने 273 केल्विन किया तो 0 डिग्री होता है। तो इनको आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि आपस में ही रिएक्ट करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सर अभी तक जो आपने पॉइंट्स लिखवाए, क्या उनसे क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है? तो जवाब है हो सकती है। किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सर? स्टेटमेंट टाइप। ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने आता, आप जानते हैं एरोमेटिक का भी डिस्कशन हो गया, एंटी एरोमेटिक का भी, और अब कौन बचा है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक लिख लीजिए। नॉन एरोमेटिक के बारे में इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं, इसको पहचानना थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा। नॉन एरोमेटिक के नीचे लिखिए कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक, कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक, कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक nor anti-aromatic, compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic, comma, are non-aromatic compounds, are non-aromatic compounds, are non-aromatic compounds। क्या कहना चाहता है कि चेक कर लो, मान लो कंपाउंड एक्स आपके सामने, क्या है? एक्स। पहले चेक करो क्या ये एरोमेटिक है, हम चेक किया नहीं है। फिर चेक करो क्या ये एंटी एरोमेटिक है, हम चेक करेंगे नहीं है, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक। यानी कि जो एरोमेटिक नहीं होते हैं और जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। इनमें एक बात आप बोल सकते हो, ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑलवेज नॉन एरोमेटिक, ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑलवेज नॉन एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड दोस्त ओपन चेन है तो हमेशा ही कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। ये छोटी छोटी बातें जब आप समझ लोगे ना तो पहचानने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे साहब कौन है एरोमेटिक, कौन है एंटी एरोमेटिक और कौन है नॉन एरोमेटिक। देखिए पहचानना इनको इतना आसान नहीं है। अगर हम पहचानने की बात करें तो पहचाने जाते हैं ये एमओटी से। किससे? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कई जगह वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो फिर हम जाते हैं दूसरी टेक्निक्स पर। क्लियर? लेकिन हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एमओटी तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमओटी जो बताता है उसका शॉर्टकट कोई हमें देकर चला गया है। क्या आपको एमओटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इसके बेसिस पर आप पहचान सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। यानी कि जो हम बातें अब करने वाले हैं वो शॉर्टकट होता है। जब भी किसी के सामने रूल लग जाए ना, रूल मतलब उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और आप जानते हैं इनको बताने वाले केमिस्ट का नाम था हक्कल, जिसे हम हक्कल्स रूल के नाम से भी जानते हैं। हम उसका मजाक बना लेते हैं हकला वकला बोल बोल के। तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसका मजाक वही बना सकता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेप्थ में नहीं जानता, सरफेस पर पड़ा है, जो केवल मजाक के तौर पर बातें करना चाहता है। बल्कि हक्कल्स ने एमओटी से बच्चों को बचा लिया। अगर वो अपना रूल नहीं देता तो फिर या तो ये 12th में आता ही नहीं टॉपिक, आगे हायर लेवल पर आता, और आता तो आपको अच्छे से ढंग से एमओटी आनी चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसी क्या बात कर रहे हो साहब, एमओटी हमको बेहतरीन लेवल पर आती है। हम सब जानते हैं सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई स्टार, पाई, सब जानते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। आप जो +2 लेवल पर पढ़ते हैं एमओटी, वो डाई एटॉमिक की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? और डाई एटॉमिक में भी होमो डाई एटॉमिक, हेट्रोडाइएटॉमिक के क्वेश्चन आते हैं तो आधे से ज्यादा लोग सुलझ जाते हैं, और लोगों में आप जानते हैं कौन कौन इंक्लूडेड है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और हमारे तो कैसे हैं? पॉलीएटॉमिक सिस्टम है। कैसे हैं? पॉलीएटॉमिक सिस्टम है। तो हमें बचा लिया किसने? हक्कल्स ने।
हकल्स ने एक रूल दिया एरोमेटिक को पहचानने के लिए। रूल का मतलब शॉर्टकट, और यह रूल उसने लगभग 1931 के आसपास दे दिया था। बहुत पहले का है, आपके जन्म से मेरे जन्म से पहले का है। सोचो, जो हम मेरे जन्म से बात का ही है, मैं तो राक्षस इंसान थोड़ी हूं। मुझे तो थोड़ी देर बाद ले जाएंगे हिस्ट्री वाले उठा के कि आप यहां क्या कर रहे हैं, आप पर तो रिसर्च करेंगे, आप इधर आइए, म्यूजियम में रखेंगे आपको तो लोग देखेंगे, पढ़ा तो कोई और भी लेगा। तुम केमिस्ट्री में एग्जैक्टली सही बात है, जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, आपके पापा ने आपके दादा ने सेम कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्योंकि आप जो 12th लेवल पर केमिस्ट्री पढ़ते हो अब उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। जो बात आप नहीं जानते वो कम से कम 30-40 साल पुरानी बात होगी, और आप क्या कहते हो, नया क्वेश्चन आ गया साहब नीट में, कद्दू नया आ गया, तेरे लिए नया था बात तो 40 साल, ऐसे तो तेरे लिए बहुत सारी नई बातें हो सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं तूने दिल्ली नहीं देखी, इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली नहीं है। ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल्स के रूल के बारे में बात करेंगे, एरोमेटिसिटी के बारे में। सबसे पहले पॉइंट लिख दीजिए लिखकर, ये बहुत टैलेंटेड था, इसने रूल बताया और बोला कि मेरी बात केवल इसी पर लगाना। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, और कहीं भी लग जाती है बात, खुद ही नहीं जानता था कि कितना टैलेंटेड है। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी लिखिए इसमें, हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स ओनली। हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स ओनली। हक्कल्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स ओनली। किसके लिए एप्लीकेबल है ये, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। अब ध्यान से सुनिए, ये दिया तो एरोमेटिसिटी के लिए था, हम दोनों में अप्लाई करते हुए चलेंगे। एक साइड किसको पहचानेंगे, एरोमेटिक को, दूसरी साइड हम किसको पहचान देंगे, एंटी एरोमेटिक को। ध्यान से सुनते हुए जाइए, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जो उसने स्टेटमेंट दी थी ना, वो स्टेटमेंट्स हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं ताकि हम उसको अप्लाई करना सीख सके। सभी के पेन डाउन और ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहला अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहला पॉइंट कहता है कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होना चाहता है तो उसको कैसा होना पड़ेगा, साइक्लिक। अगर साइक्लिक नहीं है तो खत्म कर दो, एरोमेटिक नहीं हो सकता। दूसरा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आपके कैसे मिलेंगे, साइक्लिक। हमने लिखा है ना कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, प्लेनर रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लेनर रिंग। एक्चुअली कई जगह तो मॉलिक्यूल भी लिख देते हैं, पर मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, रिंग जो आपकी है वो प्लेनर होनी चाहिए। इसमें भी यही पॉइंट है कि आपकी जो रिंग है वो प्लेनर रिंग होनी चाहिए, प्लेनर रिंग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे सामने रहेगा, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होनी चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। क्या होनी चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। और साइक्लिक कॉन्जुगेशन को मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, क्या बताया था, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल, नहीं नहीं पूरा बोलो, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की एक क्लोज लूप होना चाहिए। अब आप बताओ, अगर किसी के पास पी ऑर्बिटल है तो वो एटम या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हो, क्योंकि अगर एटम sp3 हो गया तो उसके पास p नहीं बचेगा। तो ये इनडायरेक्टली हमें एक बात और समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझा रहा है, ईच एटम ऑफ रिंग, ईच एटम ऑफ रिंग, किसका, रिंग का, पूरे का कोई लेना देना, ईच एटम ऑफ रिंग मस्ट बी, बताइए क्या होना चाहिए, इधर इधर sp2 और sp होना ही चाहिए, सीधी सी बात है, तभी उसके पास p ऑर्बिटल बचेगा, अदरवाइज p ऑर्बिटल। इसका मतलब अगर रिंग का एक भी एटम, क्या बोला, रिंग का एक भी एटम कैसा हो गया, sp3, तो फिर साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं मतलब एरोमेटिसिटी
गायब। सेम पॉइंट यहां पर भी आपके लिए वैलिड रहेगा। थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम। तो आप इसको लिख दोगे क्योंकि मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो यहां तक मामला एग्जैक्टली क्या है? सेम। फोर्थ पॉइंट में जाकर ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो रहता है इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट induced diamagnetic ring current of 4n plus 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यह सबसे बाद में देखना है। और आप क्या करोगे? बस 4n प्लस 2 पाई याद है आपको पूरे हक्कल सोल में। क्या याद है? 4n प्लस 2 पाई। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक, नहीं है तो फिर कुछ और बोल देंगे। अरे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से नहीं है। दिमाग से पाई द लोगो पूरा देखो, क्या लिखा हुआ है? रिंग करंट। और करंट बनने के लिए सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। अभी लिंक करूंगा चीजों को, बेहतरीन लेवल पर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट होना चाहिए। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पता है नीट 2023 में यहां से n की वैल्यू पूछी गई थी। बहुत ही अलग क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन। और वो सेम क्वेश्चन मास्टर प्रो 2.0 बैच में के टेस्ट पेपर में लास्ट ईयर मैंने दिया था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दूसरे में आया था। वो नीट 2 जगह हुआ था, सवाई माधोपुर और हरियाणा के कुछ टेस्ट सेंटर्स पर दूसरा टेस्ट पेपर दे दिया गया था। उसमें थे वो क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस थे। देखो आने के बाद बताने वाले बहुत मिलेंगे, आने से पहले बताने वाले बहुत ही कम। तो एन की वैल्यू भी कई बार मुशायरे में बैठे हुए हो क्या? पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपकी अप्रोच डिफाइन कर रहा हूं। क्लियर? मुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। वेर एन इज इक्वल टू, एन क्या हो सकता है? एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और जहां तक आपको काउंटिंग आती है एन इज एन इंटीजर। क्लियर? देखो एन 0 रखोगे तो भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगा? आइए इधर भी हम बात कर लेते हैं। ये दोनों फोर्थ पॉइंट में जाकर अलग हो जाते हैं। यहां पर आपको मिलेगा इंड्यूस्ड, क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक। क्या मिलेगा? पैरामैग्नेटिक। इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट ऑफ अगर अपन बात करना चाहें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर फर्क इतना सा है कि यहां पर 4n प्लस 2 पाई और यहां पर 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप बताइए n क्या क्या हो सकता है? n वेर n इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर n 0 रखा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 0। करंट कैसे बनाओगे? क्लियर? तो n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1, 2, 3, 4, 5 आगे जो भी आपको आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि यहां पर n क्या हो सकता है और वहां पर n क्या हो सकता है। बच्चा इसको भी रट के रखता है। इसका मतलब उसके बेसिक ही क्लियर नहीं है। हम सब लिखेंगे, अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल फिजिक्स से रिलेटेड। किससे? फिजिक्स से रिलेटेड। मान लीजिए ये हमारे सामने इस प्रकार से दिया गया है। किससे कनेक्ट कर दिया गया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। आप बताइए ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसको R1 मैं नाम देता हूं। इसमें से हाल फिलहाल करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज सर्किट कैसा है? ओपन। बिल्कुल सही। तो आपने बोला है सर फ्लो नहीं करेगा, ओपन सर्किट है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए यही आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस है R1। बताइए क्या इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल। करंट एक क्लोज लूप की तरह फ्लो करता है। अगर मान लीजिए मैं एक रेजिस्टेंस यहां पर भी जोड़ दूं जिसका नाम दे दूं R2, बताइए इसमें करंट फ्लो करेगा? इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। अगर मैं यहां पर भी जोड़ दूं R3 तो बताइए इसमें करंट फ्लो करेगा? तो कितने रेजिस्टेंस हैं जिनके थ्रू अभी करंट फ्लो कर रहा है? बिल्कुल सही जवाब आपने
दिया है। तो आप देखो करंट बनने के लिए क्लोज लूप यानी कि सर्किट का कंप्लीट होना, और ये हकल्स हर पॉइंट में यही समझाने की कोशिश कर रहा है। पहला क्या कहा है? साइक्लिक, क्योंकि अगर दोनों एंड ओपन होंगे तो कभी करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्लियर? दूसरा कह रहा है प्लेनर। प्लेनर का कारण दूसरा बता रहा है, क्योंकि अगर प्लेनर नहीं होगा तो फिर पी ऑर्बिटल्स पैरेलल भी तो आप जानते हैं, जब एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं तभी उनके पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो दूसरा कहता है कि प्लेनर रिंग होनी चाहिए, रिंग का लेना देना है बाकी से कोई मतलब, सो दैट कि पी ऑर्बिटल आ जाए पैरेलल, और फिर उसमें जो रिंग करंट बने वो कितने का बने? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। आइए और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने बेंजीन है, क्या है? सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये मैं कौन से बॉन्ड बना रहा हूं आप लोगों के सामने बताइए, कौन से बॉन्ड बना रहा हूं? सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं। सही बात है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने है सिग्मा बॉन्ड्स। अब आप जानते हैं यहां पर पाई बॉन्ड्स भी बने हुए हैं। क्लियर? तो यहां पर ये आपका पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने से पहले की कहानी, पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, 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 पी ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन। काफी लोग सोच नहीं पा रहे होंगे कि क्या बना दिया है इसने बेंजीन के बारे में। तो आप देखो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? तो आप देखो हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। मतलब हर एटम के पास क्या है? पी ऑर्बिटल है। अब पता है होता क्या इनफैक्ट इसके अंदर, ये जब आप एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, किस में रख देते हो? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपने 12th में फिजिक्स ठीक से पढ़ी होगी, कि एक क्लोज वायर आपके सामने होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज वायर। और आप इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो इस वायर में करंट फ्लो करने लगता है। ये किसी का प्रिंसिपल भी होता है। किसका? ट्रांसफार्मर का कि जनरेटर का? गर्दन तोड़ दूंगा। जनरेटर स्टेप, सॉरी, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप प्रोड्यूस नहीं करते हैं करंट। लाइट चली जाती है, घरों में क्या लेकर आते हैं? करंट बनाते हैं उससे। कुछ भी फेंकते रहते हो तुम, एकदम भेजा इस्तेमाल में नहीं लेते। तुमको लगता है ये तो केमिस्ट्री पढ़ाता है, इसने तो 12th की ही। ये भी हमारी तरह आर्ट से ही था, फिर इसने भी एक मोटिवेशनल वीडियो और इसे पढ़ाना शुरू कर दिया कि चलो मास्टर और एक्टर में आजकल कोई खास फर्क, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो चलो मैं भी सेलिब्रिटी बन जाता हूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता देता हूं, बीटेक एनआईटी कुरुक्षेत्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? हमारे टाइम पे एआई ट्रिपल होता था, जेई नहीं कर पाया था लेकिन एआई ट्रिपल क्रैक किया हुआ है, ठीक है? तो साइंस वाला हूं। अब ध्यान से सुनिए, ए माहौल बनने दिया कर। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यहां पर हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पता है ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने, यहां करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड। आप बार बार लिख रहे हैं इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट। पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर करंट इंड्यूस होता है, और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो डिसाइड करेगा आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आप जानते हैं ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब करंट फ्लो करता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, इस तरीके से इंड्यूस होता है। तो मैं इतना फिजिक्स में नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इसमें करंट बनने लगता है। तो आप ये समझिए, कई बार ऐसे बोलते हैं कि अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड्स में, देखो ऐसे सुनाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स यूं 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 घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे हैं, नहीं। अगर यूं यूं पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट बनता है। क्या बनता है? प्रॉब्लम सॉल्व, बेंजीन लॉ करंट बनाओ। ऐसे बोलते हैं ना, मैं बताता हूं। ऐसे ये जो आपके सामने है कॉन्जुकेशन, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स यूं चल रहे हैं, यूं दिमाग से पैदल, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। मैंने आपको डे 1 पर बताया था, देयर इज नो रियल
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स चलते नहीं है, वो समझाने का तरीका है। तो अगर आपके सामने बेंजीन है तो ऐसा नहीं है कि उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूम रहे हैं, नहीं। कब मूवमेंट लेंगे? जब आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। तो जब एक बेंजीन को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर रिंग करंट इंड्यूस होता है, और रिंग करंट किन की वजह से इंड्यूस होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? अब बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए क्या चाहिए? पी ऑर्बिटल। तो रिंग के हर एटम को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिंग के रिंग के एक पी ऑर्बिटल प्रोवाइड करना। अगर बीच में कोई भी एटम ऐसा आ गया है जिसके पास पी ऑर्बिटल, तो करंट नहीं बन सकता। इसलिए साइक्लिक कंपाउंड्स की ही प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। आप किसी ऐसे वायर को, ये ओपन वायर है कि नहीं है, अप्लाई कर दीजिए वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट नहीं बनेगा इसके अंदर। क्लियर? तो इसके अंदर आपका करंट बनेगा। अगर वो करंट इतने पाई इलेक्ट्रॉन से बना है तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। और एरोमेटिक कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक इन नेचर। एंड डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करते हैं या रिपल्सन? रिपल्सन। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, सॉलिड स्टेट पहले होती थी, अभी पढ़ाया जाएगा फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? उसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इनकी नेचर आएगा। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा रिपल्सन फील करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। और यही पैरामैग्नेटिक होता तो अट्रैक्ट होते हैं। ये एम्स का क्वेश्चन था, आईआईटी जेई की भी औकात नहीं थी। एम्स ने क्वेश्चन पूछा था, व्हेन बेंजीन रिंग इज पुट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, it will be strongly attracted, it will be strongly repelled, it will be weakly attracted and it will be weakly repelled। साफ कर दिया था भाई। अब क्या क्या उसके आने के बाद स्टार लगा के लिखवाने लग गए। स्टार आने के बाद का कोई मतलब? बेहतरीन। जेई एडवांस नहीं पहुंच पाया जहां तक एम्स पहुंचा था। एम्स का लेवल अपना अलग था और धीरे धीरे आ रहा है नीट वाला भी उसी लेवल की तरफ। तो आप समझिए। अब आप सोचो, क्या यहां एन की वैल्यू 0 हो सकती है? अगर 0 होंगे तो रिंग करंट कैसे? तो यहां हो सकती है, क्योंकि 0 रखने पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब और समझिए, जिसे आप जीवन भर रट रहे थे दोस्तों, उसे रटने की जरूरत नहीं है। ये कंपाउंड आप लोगों के सामने है, ये कंपाउंड आप लोगों के सामने है। आप बताइए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? काफी लोगों ने एंटी एरोमेटिक बोल दिया, दिमाग से पैदल लोगों ने 2 और 2 4। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हम। क्या इसमें रिंग करंट बनेगा? अगर दोस्त आप देखोगे तो यहां पर तो आपके पास पी ऑर्बिटल ही, यहां पर तो आपके पास पी ऑर्बिटल ही, क्योंकि ये दोनों एटम कैसे हैं? sp3। ये दोनों एटम कैसे हैं? करंट ही नहीं बनेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो। रिंग करंट नहीं बन रहा है, तो आपका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? बहुत ही फेमस एग्जांपल, बच्चे ऐसे मरे रहते हैं कि सर ये क्या होगा। अरे आपने अगर बेसिक ढंग से पढ़े हैं ना दोस्त, तो आपको कोई रोक नहीं। इसके बारे में बताइए क्या ख्यालात है? इसका एक बार ऑर्बिटल डायग्राम बना दूं। अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से सुनिएगा। दिमाग में जब चीजें क्लियर होंगी ना तो एग्जामिनर आपको उलझा नहीं सकता। क्या यहां पर एक पाई बॉन्ड है? ये लो, पी ऑर्बिटल से क्या बन गया है? पाई बॉन्ड। बॉन्ड बनने से पहले एक इलेक्ट्रॉन। क्या एक और पाई बॉन्ड है? बॉन्ड बनने से पहले इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, बताओ रिंग करंट बन पाएगा क्या? क्या क्लोज सर्किट बन पाएगा? क्योंकि इस एटम पर तो पी है ही, तो क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल होगा, तभी रिंग करंट बनेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया दोस्तों? दो दो कोड़ी की। और अब शुरुआत से देख, हक्कल से यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर साइक्लिक नहीं है तो रिंग करंट, अगर प्लेनर नहीं होगा तो पी ऑर्बिटल पैरेलल, रिंग करंट ही बताना है। अगर मैं चाहता ना तो मैं एक ही लाइन में खत्म कर सकता था, और वो लाइन ये है, इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट। रिंग करंट बनने के लिए क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट अपने आप में पूरी बातें एक्सप्लेन कर रहा है। ऊपर के पॉइंट तो फालतू में मैंने आपको लिख कर दिए हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? चलिए अब इसमें मैं आपको और बातें बता देता हूं। हम क्या है कि हम मेहनत करना जानते हैं साहब। क्या करना जानते हैं? मेहनत करना जानते हैं, बहुत ही मेहनती इंसान है।
आप देखो, अगर मैंने n क्या रखा 0, तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि नहीं है? अगर n इज इक्वल टू कितना रखा तो कितने आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू कितना रखा? 2, तो कितने आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? n इज इक्वल टू 3 रखा तो कितने आएंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। सही बात है, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। यहां पर n इज इक्वल टू 1 रखा तो 4 पाई, n इज इक्वल टू 2 रखा तो, n इज इक्वल टू 3 रखा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 4 रखा तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पॉइंट एकदम समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। आइए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक कंपाउंड है, क्या है? उसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन मींस देयर इज क्लोज लूप ऑफ पैरेलल। बताइए वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? कैसे बता रहे हो? अच्छा, अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान से सुनो, अगर किसी क्लोज लूप बनी हुई पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की, जैसे किसमें बना हुआ है? ऐसे ही क्लोज लूप, रिंग का हर एटम पी ऑर्बिटल दे रहा है, तो कंपाउंड आइदर क्या होगा और क्या होगा? लगाऊंगा एक खींच के, कुछ नहीं चमका है, वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। चमकता नहीं है दुनिया को। आंखें खोलो और देखो इसको, ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए इसका। बताइए पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो इसके पास पी ऑर्बिटल है कि नहीं है बॉन्ड बनने से? और बताओ रेडिकल के पास भी क्या होता है? रिंग का हर एटम एक पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे रिंग करंट बनेगा, लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 1, 2, 3। कितने? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन है या ऑड है? आंखें खोलो और देखो, रिंग करंट इवन, रिंग करंट, रिंग करंट। यहां भी हर बार आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो रिंग करंट बना रहे हैं वो इवन है। अगर रिंग करंट ऑड पाई इलेक्ट्रॉन से बना है तो भी आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकता है। मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि सारे ओपन चेन कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक होते हैं, सही बात है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। कि कोई नॉन एरोमेटिक है तो कंपलसरी नहीं है वो ओपन चेन ही होगा। छील दिए जाओगे बेटा एरोमेटिसिटी, तुमने पीवाई क्यों किए हैं? अभी तक जो बातें हुई नहीं है वो अगर पूछ ली तो साफ मिलोगे। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, रिंग करंट भी बनेगा, पर ना तो आपका 4n प्लस 2 पाई वाला है और ना ही 4n पाई वाला है। तो ये अभी भी कैसा है? नॉन एरोमेटिक। अब समझिए इस पॉइंट को। क्लियर? इसका मतलब अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। अगर रिंग करंट बन रहा है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है? इवन 2, 6, 10, 14, इधर 4, 8, 12, 16 इवन वाला है, तो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। इवन वाला है तो, और ध्यान से सुनिए, अगर इवन है और 4 की टेबल में है, इवन है और, तो एंटी एरोमेटिक होगा। इवन है लेकिन 4 की टेबल में, तो क्या होगा? अब एन पुट करके देखने की जरूरत, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फिर आप एन पुट करके देखते हैं कि कितने एन रखने पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जरूरत ही, रिंग करंट बन रहा है इवन पाई इलेक्ट्रॉन्स का, कितने का? 4 की टेबल में है एंटी एरोमेटिक, 4 की टेबल में नहीं है एरोमेटिक, खत्म हो गया है। खोपड़ा खराब करने की जरूरत ही, सुलटाइए जल्दी से। क्या? यस, इंटीजर है। N0, 1, 2, 3 हो सकता है इधर वालों में, उसमें N1 से शुरू होगा। अब तो रटने की भी जरूरत नहीं है कि N1 से ही क्यों शुरू होगा, क्योंकि N0 का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, और जीरो से रिंग करंट कहां से बना लोगे? इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए। तो हमें ऐसी बेसिक चीजों को भी रटते हैं भाई, शिद्दत से। जुगाड़ बना के लाता है मास्टर पूरे ध्यान से कि इसको कैसे रटवाऊं, कैसे इसमें थोड़ा सा फन क्रिएट किया जाए।
ये डॉट डॉट बना के मत छोड़ देना, एज इट इज कॉपी पेस्ट। अभी तुम ऐसे लिख के छोड़ देते हो, 3 दिन बाद आते हो, सर यहाँ क्या था। मैं बोलता हूं कुछ तो लिखा हो, नहीं आपने डॉट ही लिखे थे। मैंने बाजू वाले की नोटबुक से भी देखा है, उसने भी ऐसा ही लिखा हुआ है। जबरदस्त पॉइंट है ये वाला। अगर क्लोज लूप नहीं है तो फिर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब समझ में आया? हक्कल्स ने सारे शॉर्टकट दिए बच्चों को कि तू रिंग करंट और ये सब नहीं पहचान पाएगा, तो सीधा क्या देख, साइक्लिक देख, प्लेनर देख और साइक्लिक कॉन्जुकेशन देख, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले फिर। तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है एमओटी। जब भी आपके सामने रूल्स निकल कर आते हैं मतलब वो शॉर्टकट है, आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो। मतलब सर आप तो ये कहना चाहते हो कई जगह हक्कल्स रूल भी फैल जाएगा? यस, कई जगह नहीं, बहुत जगह फैलेगा, पर वो एग्जाम्पल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे वही पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस का है। जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाएंगे तो इसका साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको रियलिटी पर आना ही पड़ेगा। सुलटा दिया है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आखिरी के पॉइंट पर जाकर अलग होते हैं, बाकी तो दोनों क्या चल रहे हैं, पक्का। फोर्थ पॉइंट सबसे बाद में देखना है, और तुम सबसे पहले किसको देखोगे और गलत कर दोगे। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं, जो क्लोज लूप में डिलोकलाइज हो रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्या बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स यूं गोल गोल घूम रहे हैं? नो, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो क्या बनेगा, करंट, और फिर तो बेंजीन करंट मारेगा। हैं, फिर तो घर पे बेंजीन लाओ और काम चलाओ। हम क्यों फालतू में थर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कब करंट बनेगा रिंग के अंदर? जब आप उसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मैग्नेटिज्म वाला भी चैप्टर है ना 12th में। सुलटा दिया है। बेंजीन के एग्जांपल से ये समझाया है देयर मस्ट बी क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए या रिंग प्लेनर होनी चाहिए? रिंग, मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूल में सारे एटम sp2 या sp होने चाहिए या रिंग के, रिंग के होने चाहिए। सुलटा दिया है। तो आप बार बार n की वैल्यू पुट करके मत देखना। मान लीजिए आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10। अब बच्चा देख रहा है 10 क्या रखने पर इधर वाले से आएगा या उधर वाले से, इसी में टाइम कंज्यूम कर रहा है। सीधा इवन है एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। इवन में 4 की टेबल में है एरोमेटिक, 4 की टेबल में नहीं है, सॉरी 4 की टेबल में है एंटी एरोमेटिक, 4 की टेबल में नहीं है एरोमेटिक, खत्म। सुलटा दिया सभी ने। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अब देखिए लगभग 55 मिनट हमने थ्योरी पढ़ा है।
ये कोशिश मत कीजिएगा कि क्वेश्चन मेरी ही नोटबुक से हो। मैं साफ कह रहा हूं, मेरी नोटबुक से क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका फिर भी बनना चाहिए। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाओ भाई। 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आप पहचानना सीखेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। चलाएं अपने खानदानी दिमाग को और दे जवाब जल्दी से जल्दी। पहले वाले के बारे में क्या कहना है? देखो कैसे हैंडल करेंगे, एक बार पेन डाउन। दो चीजों से देख सकते हो आप। सबसे पहले चेक करो क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है या, क्योंकि साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं है तो रिंग करंट बनने का कोई मतलब ही। अगर साइक्लिक कॉन्जुकेशन है फिर देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है। 4n प्लस 2 पाई का है या 4n पाई का, सीधी सी बात। साइक्लिक कॉन्जुकेशन सबसे पहले चेक करना है। और आप क्या करते हो? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो। पाई इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। आइए, क्या मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए सोल्व कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन, मेरी अप्रोच क्या होगी, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए मैंने देखा रिंग के इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन याद रखिए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। क्लियर? आप बताइए इस वाले एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब यहां पर साइक्लिक कॉन्जुकेशन खत्म। अब ये आपका ना तो एरोमेटिक हो सकता ना एंटी एरोमेटिक, सिंपल है। लेकिन तुम क्या बोलोगे बाहर आके, सर बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? मैं बोलूंगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। क्या मतलब हुआ है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 2 पाई इलेक्ट्रॉन से रिंग करंट है? रिंग करंट, करंट तो बनेगा ही नहीं उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना नहीं है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक कॉन्जुकेशन में है ये काउंट करना होता है। क्लियर? तो आप साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं है तो डिक्लेयर कर दीजिए कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। आइए नेक्स्ट, कैसा कंपाउंड है? ओपन चेन। आप देखिए टेक्निक अपनाइए, कैसे आंसर जल्दी आएंगे। ओपन चेन, और ओपन चेन कंपाउंड ना तो कभी एरोमेटिक हो सकते हैं और ना ही कभी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक, क्योंकि रिंग करंट क्लोज लूप में ही बनता है। तो आप डिक्लेयर कर दीजिए सीधा नॉन एरोमेटिक। फिर आप बोलेंगे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करूं, नाचू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो पाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, रिंग करंट की बात कीजिए। नेक्स्ट में बताइए इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब रिंग का हर एटम sp2 है। इसका मतलब रिंग के हर एटम के पास क्या है बताओ, पैरेलल p ऑर्बिटल। अगर मैं आपको यहां पर ऑनेस्टली दिखाना चाहूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बताइए यहां पर p है, यहां पर p है, क्योंकि आपने क्या बना रखा है, पाई, और पाई तो बिना p के बनता ही। अगर बॉन्ड बनने से पहले कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक। यहां पर कार्बो केटाइन, और दुनिया जानते कार्बो केटाइन के पास एक p ऑर्बिटल होता है जिससे वो रेजोनेंस हाइपर और एरोमेटिसिटी में अपना रोल प्ले करेगा। तो बताइए देयर इज क्लोज लूप ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स और नॉट? तो ये देयर इज साइक्लिक कॉन्जू, बिल्कुल सही। अब बताइए साइक्लिक कॉन्जुकेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं?
एक ही पाई बॉन्ड है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब केवल पी मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमें पहले क्लोज लूप बनाने के लिए पी चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो बाद में काउंट करें। तो एक इसमें था, एक इसमें था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इवन है या ऑड है, 4 की टेबल में है कि 4 की टेबल में नहीं है, तो एरोमेटिक है। ये लो हो गया सोल आपका। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। और क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है, अरे क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है, यानी कि क्या पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है। इधर ध्यान से सुनते जाना दोस्तों, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी 2 कोड़ी की बना दूंगा। ये देखो, अगर आप रेजोनेंस करवाओगे, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द एंड, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन अगेन पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन अगेन पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हैं, 3 3, ये और ये तो सेम है, ये आपस में इक्विवेलेंट, ये भी आपस में। तो क्या एरोमेटिसिटी में पॉजिटिव चार्ज है, यस। पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आपका चार्ज भी मूव, और जब भी चार्ज एरोमेटिसिटी में आ जाएगा, गजब का स्टेबल हो जाएगा। आप ये समझना, मॉक्स के नजदीक चला गया है वो चार्ज, क्या हो गया है, मॉक्स मिल चुका है उसको। तो जब ऐसा केटायन हो जिसका पॉजिटिव चार्ज किस में इन्वॉल्व हो रहा हो, एरोमेटिसिटी में, रेजोनेंस में नहीं, एरोमेटिसिटी में, गजब का स्टेबल मिलेगा, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो। क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो ये स्ट्रक्चर बनाकर लिख देंगे इसके सामने पॉइंट लगाकर, जबरदस्त। हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। जल्दी से सुलटाओ दोस्तों, जल्दी से मतलब जल्दी से। चार्ज के डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिसिटी आ रही हो, ये चार्ज इन्वॉल्व हो डीलोकलाइजेशन के अंदर। और कब होगा, जब उसके पास पी होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर है जिसका पी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑटोमेटिक चार्ज इन्वॉल्व हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में उस चार्ज की स्टेबिलिटी खतरनाक मिलेगी। आप बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सोच समझ के जवाब दिया करो, नो सर बोल देते हो। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड, यस इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। डिलोकलाइज हो रहा है। कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, एक, और इसमें भी कितने पाई बॉन्ड के साथ है, एक, पर ये अलग लेवल पर है भाई। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, और ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। और क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इधर से, ये देखो अपन ने ऑर्बिटल डायग्राम कहां बनाया था, इसके पास पी है कि नहीं है। तो ये कमाल का स्टेबल मिलेगा, खतरनाक स्टेबल मिलेगा, ऐसा केटायन हो या एनायन हो जहां प्लस या माइनस एरोमेटिसिटी में आ जाए। तो इन दोनों केटायंस की स्टेबिलिटी कभी कंपैरिजन करवा ले दोस्तों, तो इसकी स्टेबिलिटी से कहीं 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 ज्यादा है, ये स्टेबिलिटी में इसका पापा है। क्या है, तो जब तक आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर पहुंचेंगे तब तक फंडे क्लियर होंगे आपके, कंफ्यूजन आने ही नहीं दूंगा। हम क्या देखते हैं, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये भी, अरे ये अलग चल चुका है, ये एरोमेटिसिटी में आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज एरोमेटिसिटी में आने का मतलब मॉक्स, हाईली स्टेबल, एक्सेप्शनली, आपको बोला ना एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं वो। सुलटा दिया है पक्का। चलिए, इसमें नो डाउट पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, पर एरोमेटिसिटी में आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं,
4 की तरफ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये यहां पर। अब इस पर हमें बातें करनी है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको बोरोन दिखाई दे, कौन दिखाई दे, तो उसकी जगह आप क्या बना लेना, कार्बो केटायन। जब आप आईओसी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, कितने बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बच जाता है। क्या बच जाता है, बोरॉन के जब भी 3 बॉन्ड बनेंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। मतलब वो किस जैसा दिखेगा दोस्त, कार्बोकेटाइन जैसा। किस जैसा दिखेगा दोस्त, वो कार्बो केटाइन जैसा दिखेगा मेरा दोस्त। क्लियर, फर्क कितना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। क्लियर, तो जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, किसका, इसका, ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊं तो बताओ बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। आप बताइए क्या ये पाई बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा। बोरॉन के पास केवल क्या होता है, पी। आप बताइए क्या यहां पर क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुकेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो एक और एक, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। सो क्या बताया कि जब भी बोरॉन हो उसकी जगह कार्बोकेटाइन बना लिया करो। अगर ये वाला एरोमेटिक है तो ये वाला भी एरोमेटिक है, जस्ट बोरॉन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कार्बोकेटाइन। कोई नहीं लिखेगा, अभी ध्यान से सुनते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये हमारे सामने है, अभी आप देखना रायता फैलाना शुरू कर देंगे। ये आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले आपको बताना है जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप बताइए ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड, कैसा है, डीलोकेलाइज्ड। गजब आपने आंसर दिया है और बिल्कुल सही। और डीलोकेलाइज्ड है तो हाइब्रिड में है या पी में है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव, डीलोकेलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है, तो ये पी में है। मैं स्टार्टिंग में ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे बनाना बंद कर दूंगा, तो क्या कि हमें क्लियर होने लगेंगी चीजें। तो अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाऊं, आप बोलोगे सर ऑर्बिटल डायग्राम से थोड़ा सा बताइए, तो बताओ ये पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक पी इसके पास है और एक पी, बॉन्ड बनने से पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बोनाइन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो बताइए क्या यहां पर रिंग का हर एटम एक पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, इज देयर क्लोज लूप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, सो देयर इज साइक्लिक कॉन्जू, साइक्लिक कॉन्जू। सही बात है कि नहीं है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 और 2, 4। तो जब भी लोन पेयर कॉन्जुकेशन में आता है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुकेशन में आता है तो 2 पाई। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड, 4 की टेबल में है या नहीं है। अब देखो आपको इनपुट करने की जरूरत कि एरोमेटिक वाले में है या एंटी एरोमेटिक, यही तो टाइम बचाना है, इसी तो अप्रोच कहते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो ये कंपाउंड कैसा है आपका, एंटी एरो। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में आकर कमाल का स्टेबल हो गया था, ये नेगेटिव चार्ज अब किसमें है, एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी स्टेबलाइज और एंटी एरोमेटिसिटी डिस्टेबलाइज कर देता है। एंटी मतलब एरोमेटिक से एकदम उल्टा। क्या बोला था अभी कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज कमाल का स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिसिटी में है, तो एरोमेटिसिटी में चार्ज आएगा तो एक्सेप्शनली स्टेबिलिटी मिलेगी उसको, और वही चार्ज अगर किस में आ गया, एंटी एरोमेटिसिटी में, तो एक्सेप्शनली अनस्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो, अरे मैं ये कह रहा हूं दिमाग से पैदल लोगों। बताइए क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, इज इट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यस। और बताइए क्या यहां पर भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, जी हां। लेकिन ये क्या बन चुका है, एंटी एरोमेटिक। अब बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। अगर एरोमेटिसिटी में आ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, एंटी एरोमेटिसिटी में आ रहा है तो घट जाती है। रटने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त।
क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ? अब नहीं रटना है रे, अब नहीं। बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है देवी जी, नहीं नहीं बोलना है, जज्बाती नहीं होना है। बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? रेडिकल वैसे ही sp2 होता है, रेडिकल और केटायन sp2, एनायन देखकर बताता है, कॉन्जुकेशन में है तो sp2, नहीं है तो sp3। तो जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो बताइए ऑर्बिटल डायग्राम आपको कैसा मिलेगा? क्या यहां पर p है लगातार? बताइए पाई बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन, आप सीधे भी 2 पाई काउंट कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। इज देयर क्लोज लूप ऑफ p ऑर्बिटल्स? यस, साइक्लिक कॉन्जुकेशन है। साइक्लिक कॉन्जुकेशन में अब काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन है? इवन है? इवन है? तो ना तो एरोमेटिक और ना ही, अरे इधर देखो दिमाग से पैदल लोगो, एंटी एरोमेटिक में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स और एरोमेटिक में भी। और नो, अगर आपके कैसे हैं ऑड, तो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ये रेडिकल को कोई खास स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है क्योंकि एरोमेटिसिटी है ही, और कोई बैंकर डिस्टेबलाइज भी नहीं हो गया है। क्यों? क्योंकि फिर से एरोमेटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर ये हमारे सामने था 6। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है? बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? रिंग के इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन। सोचो, अगर तुम रेजोनेंस करने के बाद बोलते ओ हमसे गलती हो गई, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए? 5, तो इतनी देर में तो आप एरोमेटिक डिक्लेयर कर चुके होते। अब आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है क्योंकि जिस एटम पर है उसके पास पी ही डिलोकलाइज नहीं हो सकता। क्लियर? तो आपके मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन, अगर साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं है तो डिक्लेयर कीजिए नॉन। अब बहस मत करना बाहर आकर कि सर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सर कभी 2 आते हैं तो आप एरोमेटिक दे देते हैं, कभी 2 आते हैं तो नॉन एरोमेटिक दे देते हैं। यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे बताओ? 2, तो आपने बोल दिया एरोमेटिक। यहां पर कितने हैं? 2, फिर कह रहे हो नॉन एरोमेटिक। आपका सिर घूम चुका है सर। अरे इसमें साइक्लिक कॉन्जुकेशन, घूमने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, अगर घूम नहीं रहे हैं तो कितने भी हो कोई मतलब। क्या ये पॉइंट समझ में आया? छापिए, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। अब ऑर्बिटल डायग्राम गायब हो गए धीरे धीरे। आपको एकदम साफ चीजें नजर आएंगी कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। आपको एक एक चीज का लॉजिक पता है कि क्यों मास्टर ने लिखवाया था कि रिंग का एटम या तो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना, क्योंकि sp3 हो गया तो साइक्लिक कॉन्जुकेशन नहीं होगा। अब आप हक्कल्स की इज्जत करेंगे कि वास्तव में जबरदस्त जुगाड़ बता के गया है राक्षस। जा चुका होगा 1931 में ये रूल दिया था, तो इतने साल तो अभी जिंदा नहीं होगा, निकल लिया है। आप भी निकल लो, देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही बनोगे। पहले पहले हम पूछ लेते थे कि बच्चा आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? बच्चे बोलते थे सर मैं डॉक्टर बनकर आपका इलाज करना चाहता हूं। कैसी बात कर रहा है? अच्छी बात है, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बना, नहीं तो आईएएस ऑफिसर बनते मेरे को अरेस्ट करने आता। मैं तुम्हें डॉक्टर बना रहा हूं और तुम मुझे बीमार कर रहे हो। क्या आपका इलाज करूंगा मैं तो डॉक्टर बन के, दोनों किडनियां निकाल लूंगा आपकी। उस दिन आपने डाउट नहीं बताया था।
सुलटा दिया है दोस्तों, और धीरे धीरे लिखो। सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़वा लेना, बस सस्ता मिल जाएगा, 2-3 साल का एक साथ लोगे तो। वैभव का मैसेज आ चुका था। सैफुर रहमान का भी कॉल आ गया सुबह सुबह, राक्षस, उसने उठाया था मेरे को, मैंने फोन बल्कि उठाया नहीं। कमल किशोर आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो ज्यादा एब्सेंट रहते हैं उन्हीं के नाम लिए जाएंगे, वो गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। गोल्डन पाल, गोल्डन आज फिर एब्सेंट है। पिछली बार इनकी मम्मी ने फोन उठाया था, आज उठाते ही इसकी मम्मी बोलेगी कि आप सर फोन रखो, मैं चप्पल उठाती हूँ। भास्कर कुमार, देवराज, ये क्लिप भी काटेंगे बाद में, पता आपको, कि देखो मेरा नाम वाईएस वाई सर ने लिया, ये नहीं बताएंगे क्यों लिया। इसलिए बोर्ड से थोड़ा दूर हटके, अलग ही लेवल पर है आजकल जनता। मैं लिटरली बताता हूँ, मंडे को बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, ठीक है, तो हम जिधर रहते उधर इतना भयंकर पानी बह रहा था, इतना भयंकर कि गाड़ी पार नहीं कर सकती थी, ठीक है। बहुत सारे टीचर वहां खड़े हुए थे। कुछ टीचर्स ने तुरंत अपना फोन निकाल लाए, बच्चों देखिए मैं आज क्लास लेने नहीं आ पा रहा हूं, पानी देखिए। भाई साहब किस लेवल पर हो, अगर कोई कानून व्यवस्था इंडिया में नहीं होती तो मैं खुद धक्का दे देता। कमाल है भाई, हर चीज में, हर चीज में। अब बच्चा खुद कंफ्यूज्ड है कि मास्टर की रील देखनी है कि मास्टर से पढ़ना है। सही बात है कि नहीं है? ये 2-3-4 साल बाद समझ में आने वाली बातें हैं। आदित्य कौनकर टू, आदित्य भगत, पूरा बोल दिया, अभी नहीं, भगत भक्ति में लीन है। रहमत नवाज, तो ये ट्रेंड होता है, जो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं वो। मैं तो कहा एब्सेंट था, एक दिन था। पार्थ आ गया है क्या? पार्थ, फिर बिना पार्थ के कृष्ण पहुंच गए हैं। पार्थ प्रत्युष, अभय सिंह यादव आ गए हैं, आ गए हैं भैया, आ गए हैं ना, कभी घर वाले वीडियो देख रहे हो सब्सक्रिप्शन पे। अजय प्रताप आ गए हैं। वीर अभिमन्यु शर्मा, वीर आज फिर नहीं आया है। किस क्या सोच के घर वालों ने नाम वीर रखा है? सारे काम कायरतापूर्ण हैं। क्लास में नहीं आना मतलब मास्टर से डरना, मास्टर से डर गया, कायर है ये। महावीर जांगीर, महावीर जी भी एब्सेंट चल रहे हैं लगातार। अनुज कौनकर वन, अनुज, तू रासक अंगड़ाइया तोड़ रहा है कि हाथ उठा रहा है? अभिनव आरसीबी, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाओ दोस्तों, लौट आओ। सभा समाप्त हो चुकी है, अब आपको डायरेक्ट जवाब देने आने चाहिए।
मिल बांट कर सॉल्व नहीं करना है। अगर बाजू वाला आपको कुछ बात समझा रहा है तो फिर बाजू वाला आपके राज जान चुका है, मान रहा है कि आप दिमाग से पैदल, आपसे नहीं होगा, मैं आपकी मदद कर देता हूं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? गलत कह रहे हो। अभी आप तो 2 ढाई महीने पहले मिले हो, बाजू वाले के भरोसे तक तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, वही तो नीट में मेरा सिलेक्शन करवाएगा। अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई कीजिए जल्दी जल्दी। रिंग के एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन को पता कीजिए, आपको पी ऑर्बिटल्स का पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द साइक्लिक कॉन्जुगेशन, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्यालात है? क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? क्योंकि ये वाला ये एटम देखो कैसा है, sp3, तो नॉन एरोमेटिक। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का कोई मतलब, अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट मत कीजिए। बताइए नेक्स्ट, क्या इसमें आपका कैसा है ये? ओपन चेन, और ओपन चेन तो हमेशा ही दोस्त कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। सही बात है क्या? अब ये मत बोलना सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक होता है। कब होता है? जब साइक्लिक कॉन्जुगेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? सर कैसे पहचान लेते हैं आप साइक्लिक कॉन्जुगेशन? अरे दिमाग से पैदल। रिंग का हर एटम कैसा है? sp2, मतलब रिंग के हर एटम के पास क्या है? p ऑर्बिटल। हो गया साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए इवन या ओड, 4 की टेबल में है या नहीं है? तो एंटी एरोमेटिक। ये लीजिए, टाइम लगेगा ही नहीं। अब देखो इधर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, पर ये नॉन एरोमेटिक है। इधर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, पर ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। ओपन चेन का मतलब है साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताइए, आपके क्या ख्यालात हैं? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? कितने लोगों का मानना है एरोमेटिक? बिल्कुल सही जवाब दिया है, और यह हल्का क्वेश्चन नहीं था। इसका मतलब आप सब्जेक्ट की डेप्थ में धीरे धीरे आ रहे हैं। बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की, इस कार्बन की, कार्बोकेटाइन कैसा होता है? sp2। सर एक बार ऑर्बिटल डायग्राम से आप बता देते तो बेटर क्लियरिटी आती। सभी का ध्यान इधर, सभी का ध्यान इधर। ये पाई बॉन्ड बना है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या मान लेते हैं हम? पाई बॉन्ड। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक। बॉन्ड बनने से पहले की कहानी। अब बताओ यहां पर कैसा चार्ज है? कार्बोकेटाइन के पास पी ऑर्बिटल होता है। एक और केटाइन है, उसके पास भी क्या है? पी ऑर्बिटल। देखो क्लोज लूप ऑफ पी ऑर्बिटल बन रही है कि नहीं बन रही है? यस। तो ये प्रूव करता है कि मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा? तो इसमें कितना है? एक। इसमें कितना है? एक। यहां इलेक्ट्रॉन्स, तो यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बनेगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट बनेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक कॉन्जुगेशन, हाँ, हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। ये समझो, ये सर्कल बनाकर +2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सर्कल बनाकर +2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसको याद नहीं करना है, आप याद कीजिए। देखो चीजें बहुत लॉजिकल, अगर आप ध्यान दो तो ये बनाया हुआ था हमने बेंजीन में भी। तो ये रिंग बनने का मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना है। हाइब्रिड बॉन्ड कैसे दिखाते हैं? डॉटेड की बजाय सॉलिड लाइन भी दिखा देते हैं। अब आप समझो +2 का मतलब क्या है? जब इससे आपको स्ट्रक्चर बनानी हो, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या बना हुआ है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? पहले जितने की रिंग उतने की रिंग बनाइए। अब देखो 2 पॉजिटिव, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 2। तो पहले 2 पॉजिटिव टिकाओ रिंग पर, एक यहां टिका दिया, एक, खत्म हो गया कहानी। अब साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने चाहिए, पाई बॉन्ड उतने ही बनाओ। अब बताओ इस पर तो पी आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? तो यही दोनों बचे हैं, तो इन दोनों पर क्या बना दो? डबल। हो गया साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो ये दे तो आपको ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल से आपको कद्दू नहीं पता चलेगा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हाइब्रिड नाम का है, काम का
नहीं है। जैसे ये आपके सामने बना हुआ है तो 4 की रिंग बना दी है। बताओ कितने नेगेटिव हैं? 2। तुम तो आजू बाजू टिका लो, टिका दिया है। तो ये sp2 ये sp2 हो गया है। अब इन दोनों को भी होना पड़ेगा, लेकिन चार्ज नहीं। चार्ज नहीं तो मतलब पाई बॉन्ड, खत्म हो गई कहानी। क्लियर? आइए आप बताइए इसके अंदर क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? बताओ कार्बन आयन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp बिकॉज इट इज डीलोकेलाइज्ड। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? 4 की टेबल में आता है एरोमेटिक। खत्म हो गया। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? sp। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन, अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। खत्म हो गई कहानी। बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? रिंग का हर एटम कैसा है बताओ? sp2। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 4। यहां पॉजिटिव पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए एंटी एरोमेटिक। तो ये केटाइन हाईली अनस्टेबल। एरोमेटिक चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, एंटी एरोमेटिसिटी कम कर देता है। तो ये हाईली अनस्टेबल केटाइन होगा। नेक्स्ट में बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन आयन? sp2। तो बताइए साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। 2 2 4 और बताइए नेगेटिव का मतलब लॉन पेयर। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस कंपाउंड इज, बताइए नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है। तो अगर आपके सामने एक कार्बन आयन ये दे दिया जाए और एक कार्बन आयन ये दे दिया जाए, बताओ दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ये स्टेबिलिटी में इसका पापा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में है। पक्का? चलिए आप बताइए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 4 और 1 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन या ऑड? नॉन एरोमेटिक। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने पर भी नॉन एरोमेटिक निकल जाते हैं कंपाउंड्स। नेक्स्ट बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस? sp3। मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब नॉन, रटने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, पाई बॉन्ड से डीलोकेलाइज्ड। और डीलोकेलाइज्ड हाइब्रिड में होता है कि पी में होता है? तो जाहिर सी बात है साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। 2 2 4 और एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस कंपाउंड इज। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। तो आप देखिए पहले जिन बच्चों को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कई बार बच्चे याद करते हैं, क्या आपको सच में याद करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैच कॉनकर 1 सोम गुप्ता होगा, क्यों नहीं होगा? जॉब सेंट है नंबर वालों का, तो किस दिन सुलटाऊंगा मैं। सोम गुप्ता ऊपर है ना, दिख गया था तो मेरे को इसलिए नहीं